बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्लाह टीवी पर खैर मकदम है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं एक ख़ास प्रोग्राम इस्लाम और तिब। जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारी ज़िंदगी में डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो सेहत के लिहाज से हो, चाहे वो बीमारी के लिहाज से हो। आप देखें कि इतनी मसरूफ़ियात होने के बावजूद अगर कोई इंसान अपने आप को सेहतमंद बनाना चाहता है, तो वो एक डॉक्टर से मशवरा लेता है कि किस तरह की ग़िज़ाओं को खाए, कैसे एहतियात रखे, और अगर कोई बीमार होता है तब भी वो डॉक्टर के पास जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में डॉक्टर के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, यानी डॉक्टर का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर लुबना साहिबा की कि जिन्होंने हमारे नाज़रीन को इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो डॉक्टर लुबना साहिबा, हमारी तरफ से, हमारे नाज़रीन की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। डॉक्टर लुबना साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि नाज़रीन को अपना तारुफ़ कराएँ और ये भी बताएँ कि क्या वजह थी कि आपने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर के पेशे को इख्तियार किया? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा आदाब। और जहाँ तक मेरा सवाल है पढ़ाई का, तो मैंने जो पढ़ाई है हमारी मेडिकल की, वो सब कुछ इलाहाबाद से किया। और इसमें जाने का मकसद ये था क्योंकि हमेशा बचपन से ही एक शौक़ था डॉक्टर बनने का। जी। और हम लोग मैं बहुत छोटी थी तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जी। फूड पॉइज़निंग हो गया था और सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा हुआ कि जब सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, सारी जगह से इनकार हो गया इलाज के लिए, तो फिर ये हुआ कि होम्योपैथी भी चलो ट्राई करके देख लेते हैं, और उससे जान मेरी बची थी। तो हम लोग तभी से, बहुत पहले से ही होम्योपैथिक इलाज ही करते थे। तो इत्तेफ़ाक से काउंसलिंग में जब मुझे होम्योपैथी का ऑफ़र आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं और उसको कुछ दिन पढ़ के देख लेते हैं। ये नहीं था कि हाँ होम्योपैथी ही करनी है, जी। ये था कि हो सकता है कि आगे जा कर के अपना वो चेंज कर दें। बट फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो फिर होम्योपैथी की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो गई। ओके। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि आपने होम्योपैथिक को ही इंतख़ाब किया, तो ये वही वजह थी जिसकी वजह से आपने होम्योपैथिक का इंतख़ाब किया, क्योंकि आप बीमार थी, या कोई और वजह थी कि आपने कहा कि नहीं, मुझे होम्योपैथिक ही करनी है? तो आप इस सिलसिले में प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएँ। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बताया ना कि होम्योपैथी तो बस मिल गई थी काउंसलिंग में जी। के दौरान, तो इसलिए बस उसको ऑप्ट कर लिया था, और ये था कि नेक्स्ट टाइम एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे, 1 साल जी। के लिए ले लिया था। फिर ये है कि उसमें इंटरेस्ट जब आ गया, तो फिर इसी को कंटिन्यू किया और इसी में फिर आगे बढ़ गए। ओके। तो आप होम्योपैथी का जैसे आप इलाज करती हैं, तो आपके पास ज़्यादातर कौन से ऐसे मरीज़ आते हैं जो होम्योपैथी का आपसे इलाज करवाते हैं? जी, मैंने जो स्पेशलाइज़ेशन मेरा जो है, वो जी। एक्चुअली रीनल फेलियर पर है, किडनी की जो ओके। बीमारियाँ होती हैं, जी। उस पर है। तो जी। वैसे तो मतलब ट्रेनिंग दी जाती है बीएचएमएस में और एमडी में सारी ही बीमारियों को देखने के लिए। जी। मगर मैंने जो मेरा जो एमडी की थीसिस थी और जो मेरा रिसर्च है, वो एक्चुअली रीनल फेलियर पर है। ओके, यानी डॉक्टर साहिबा, आप स्पेशलिस्ट हैं किडनी की। हाँ जी। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकती हैं कि ऐसी कौन-सी वजूहात है कि जिसकी वजह से कि इंसान किडनी के मरीज़ में, यानी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, और किस तरह के मरीज़ आपके सामने आते हैं किडनी की प्रॉब्लम्स को लेकर? जी, बहुत ये अहम बात है समझने वाली, जी। जो आजकल की बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। जी। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो एक्चुअली ब्लड प्रेशर है। जी। तो आजकल 30 इयर्स के लोगों को भी, 40 इयर्स के लोगों को भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसको अगर एक बार हो गया है, जी। तो रेगुलरली चेक करवाने की और उसकी प्रॉपर दवाई, प्रॉपर इलाज करने का है। ये नहीं कि आपने कुछ दिन दवाई खाई और उसके बाद आपने बंद कर दिया। जो यंगस्टर्स को किडनी की जो खराबी होती है, वो जी। सबसे ज़्यादा इसी वजह से होती है, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर था,
उन्होंने कुछ दिन दवाई खाई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, उसके बाद वो दवाई बंद कर देते ये सोच करके ब्लड प्रेशर ठीक हो गया होगा। बट हफ्ते में 10 दिन में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो डायबिटीज़ है। अगेन ये भी जो है वो बहुत ही यंग लोगों को, बहुत कम उम्र लोगों को भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं, और इससे भी बचने की, इसको कंट्रोल रखने की, इसके लिए भी प्रॉपर दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा जो अहम बात है, तीसरा रीज़न जो है वो है आजकल की जो एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर्स यूज़ हो रहे हैं। जी। तो लोग सोचते हैं कि बस हम गए दुकान पर, हमने ये दवाई ले ली, इसको 2-3 दिन खा लिया या हफ्ता भर खा लिया और हम ठीक हो गए। बट इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बाद में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इसके लिए अवेयर हैं। जी। तो इसके किडनी से अगर बीमारी से बचना है, किडनी फेलियर से बचना है, तो ये जो 3 अहम चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको कंट्रोल में रखना। तो डॉक्टर साहिबा, अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम से मुब्तला हो गया तो उसको इल्म कैसे होगा कि, यानी उसको शनाख्त कैसे होगी कि मेरी किडनी में ये प्रॉब्लम है, तो उसकी अलामतें क्या हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी प्लीज़? बहुत ही हैरानकुन बात ये है कि किडनी की जो बीमारी होती है जी। वो और किडनी और लिवर दोनों ही मैं कहूँगी कि 70% जब किडनी या लिवर ख़राब हो जाते हैं तब भी ऐसा होता है कि कोई भी सिम्टम नहीं आता है। जी। तो मतलब पेशेंट का गुर्दा या पेशेंट का लिवर जो है वो 70% या उससे भी ज़्यादा ख़राब है, और हो सकता है कि उनको एक भी सिम्टम ना हो। तो इसके लिए एक जो फुल बॉडी चेकअप होता है साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, वो ज़रूरी है करवाना। 40 इयर्स के बाद तो साल में एक बार होना ही चाहिए है, और अगर 55 इयर्स की एज है तो फिर 6 महीनों में उसको ज़रूर करवा लेना चाहिए है। क्योंकि क्रेटनिन जो है, किडनी से रिलेटेड जो एक क्रेटनिन होता है, वो अगर आपका 1.5 नॉर्मल है और अगर आपका 1.6 भी है और 3 महीना 4 महीना से 1.6 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 70% किडनी डैमेज हो चुकी है। ओह माय गॉड। जी, तो ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अभी लिवर में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको कि मालूम नहीं होता है कि उनका लिवर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सिरोटिक हो चुका है, हार्ड हो चुका है, और उनके ब्लड में भी अक्सर ऐसा होता है कि नहीं पता चलता है, उसमें मतलब नहीं आती हैं चीज़ें। मगर ये कि जब बाकी और डिटेल टेस्टिंग्स होती हैं तब पता चलता है कि लिवर सिर्फ 10 या 20% ही काम कर रहा है। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसा सेंसिटिव इंडिकेटर होता है कि अगर बॉडी में डिस्टर्बेंस होता है तो ब्लड प्रेशर भी अक्सर डिस्टर्ब रहता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं ब्लड प्रेशर सिर्फ चेक करवा के। उसके अलावा ये है कि फुल बॉडी चेकअप वगैरह जो होते हैं उनसे भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया ब्लड प्रेशर का इसमें अहम रोल है, तो क्या इस बीमारी जो होती है इंसान को, ये खाने से भी मुताल्लिक है कि जो आजकल आप देखें कि फ़ास्ट फूड पर कितनी ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ख़ासकर जवान और बच्चे, कि जिससे पूछो कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो सब यही कहते हैं कि मुझे बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, या मोमोज़ की भी बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है। तो क्या उन चीज़ों का भी असरात हमारी जिस्म पर, हमारी बॉडी पर पड़ता है, या उससे भी असर होते हैं, नुकसानात होते हैं? आप इस सिलसिले में आप हमारे नाज़रीन को बहुत ही क्या अच्छा सवाल आपने पूछा। ये चौथा एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न है, जी। जो कि आने वाले कल में मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रीज़न हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो खाना है, जो जंक फूड है, जी। या बाहर की कोई भी चीज़ है, इवन चाय है, जी। हम लोग मंगा करके चाय बाहर से पी लेते हैं, जी। इवन वो भी नुकसान करती है। और वो किस तरह का जहर है बाहर के खानों में, जंक फूड में, मोमोज़ में, पिज़्ज़ा में, बर्गर में, मतलब ये आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 6 महीना लगातार बाहर का खाना खाया और उनका लिवर में प्रॉब्लम हो गई, उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई, उनको अल्सर हो गए, उनके बाल झड़ गए। तो हम ये नहीं समझते हैं कि ये टेस्टी तो बहुत लग रहा है, बट इसका क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ों में लगभग पाम ऑयल जो होता है वो पार्ट होता है। जी। आजकल कोई भी चीज़ बाहर के, आप आइसक्रीम खा लीजिए, बाहर का आप कोई भी फ्राइड आइटम खा लीजिए, हर एक चीज़ में पाम ऑयल होता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जंक फूड
बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत है। महीने में कभी 1 बार 2 बार आपने शौकिया कुछ खा लिया, दैट इज़ ओके। मगर अगर आप ये सोचें कि आप हफ्ते में 2-3 बार भी खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी ही होनी है। उसकी वजह से डिस्लिपिडीमिया हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। इवन 25 साल के बच्चों का, मतलब मैं कहूँगी कि वो गड़बड़ होता है। उसकी वजह से हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर और अल्टीमेटली फिर वही किडनी और लिवर, सब सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को सचेत रहना चाहिए है। घर का जो भी है वो, अगर आप कोई नुकसान की भी चीज़ घर पे बनी हुई खा रहे हैं तो वो कम नुकसान करेगी, बट बाहर का अगर आप चीज़ें खा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होना ही होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ओके, तो डॉक्टर साहबा, जैसा आपने बताया कि बाहर के खाने से इतने ज़्यादा नुकसानात हैं, तो हमारे नाज़रीन को आप प्लीज़ बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम खाएं डेली यूज़ में, या किस तरह की हम ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में शामिल करें कि जिससे हमें इतने नुकसानात ना हो और इन बीमारियों से हम दूर रहें। देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़, जी। जिसको कि हम लोग आजकल बिल्कुल फॉलो नहीं करते। मुझे लगता है कि सारे लोग जो हैं वो रात को मोबाइल चलाते रहते हैं, सोते सोते 12 बज जाता है और फिर देर में सो कर के उठते हैं, फिर देर में नाश्ता होता है। वो पूरा का पूरा साइकिल जो है वो गड़बड़ है। तो सुबह जल्दी उठें, उठ कर के जो है ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट करें। आप कुछ भी खा सकते हैं। हम लोगों के यहाँ क्या कल्चर है कि हम रात को बहुत अच्छे से बिरयानी और शीरमाल और सब तमाम जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो शाम को, रात को खाते हैं हम लोग। एक्चुअली अगर वो सुबह को खाएं, नाश्ते में खाएं या इवन दोपहर में भी खा लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। शाम का जो खाना होता है वो बहुत अर्ली होना चाहिए है, 8 बजे के आसपास तक हो जाना चाहिए है। और उसके अलावा शाम को बहुत ही खाना हल्का होना चाहिए है, कि जैसे दाल है, लौकी, तुरई, परवल, टिंडे। मतलब अगर ये डाइट स्पेशली 40 के बाद तो इस तरह का रूटीन कर लेना चाहिए है लोगों को हेल्दी रहने के लिए। तो और उसके अलावा ये है कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत एग्जॉटिक फ्रूट्स डिपार्टमेंटल स्टोर से और सुपरमार्केट से आए वही अच्छे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अमरूद जो है, सीज़नल जो अमरूद मिलता है, जो सीज़न का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आयरन, बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको खाएं। और जो सब्जियां हैं उनको भी साथ में खाएं। गोश्त जो है 40-45 साल के बाद रेड मीट बहुत ज़्यादा कट डाउन कर देना चाहिए है। मटन है और बीफ है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाना चाहिए है। वाइट मीट फिर भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट उसके साथ जैसे कि चाइनीज़ और कोरियन जो लोग होते हैं ना, वो उसके साथ बहुत ढेर सारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, जो कि हम लोग नहीं खाते। हम एक तो खाना मतलब हैवी खा रहे हैं, एक तो खूब तला भुना गोश्त खा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उसके साथ शीमाल भी खा लेते हैं, और या फिर वो बटर नान, इस तरह की चीज़ें। तो वो कंपाउंड हो जाता है, मतलब आप फैट तो ऑलरेडी ले रहे थे, उसको आपने डबल कर लिया। तो उसके साथ जो है वो रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स वगैरह, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। तो अगर थोड़ा सा ये अपना रूटीन हर आदमी चेंज कर ले। उसके अलावा पानी जैसे है कि पानी की क्वांटिटी पूरे दिन के लिए सही होना चाहिए। बाहर जो लोग निकलते हैं उनके लिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। जो लोग घर के अंदर ही रहते हैं या पूरे टाइम एसी में, कम से कम उनके लिए 2 से 3 लीटर पानी होना ही चाहिए। उसके अलावा सनलाइट, हम लोग बिल्कुल धूप में नहीं बैठते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट है, मैं कहूँगी कि वो सनलाइट होता है। तो धूप में ज़रूरी है बैठना। उसके अलावा हम सांस सही से नहीं लेते हैं। अगर आप अपनी सांस पे ध्यान दें तो गहरी सांसें शायद ही आप पूरे दिन में कुछ ही लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये भी फ्री की हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, सनलाइट है, पानी है, ये सारी चीज़ें फ्री की हैं। तो गहरी सांस लेना, उसको जैसे कि प्राणायाम वगैरह में होता है, उसको होल्ड करना और उसके बाद धीरे 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 करके एक्सहेल करना, उससे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे वर्जिश है, एक्सरसाइज है, तो उसमें भी कोई पैसे नहीं लगने हैं। आप हाथ पैर थोड़ा बहुत हिलाएं, आपसे नहीं हो सकता योगा, आप नहीं जा सकते जिम, इट्स ओके, बट थोड़ा बहुत वॉक कर लेना, थोड़ा बहुत घर में एक्सरसाइज कर लेना, तो इतनी चीज़ें जो हैं वो सफिशेंट होती हैं
किसी भी इंसान को हेल्दी रखने के लिए। बहुत खूब, माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने मुझे बताया, मैं अपने मेन अहम पॉइंट की तरफ आ रही हूँ कि आप होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं। तो मैंने अक्सर सुना है लोगों से, लोग कहते हैं कि अरे होम्योपैथिक का इलाज नहीं करना क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है और उसका इलाज करोगे तो बहुत टाइम बाद तुम ठीक होगे। और एलोपैथिक का इलाज लोग जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि बस दवा खाएँ और उठकर खड़े हो जाएँ। लेकिन होम्योपैथिक में सोचते हैं कि उनको दवा करनी पड़ेगी, धीरे-धीरे इलाज होगा। तो इस फ़र्क के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगी हमारे नाज़रीन से? देखिए, ट्रीटमेंट जो होता है, इलाज जो होता है, वो 2 तरह का होता है। जी। एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। क्यूरेटिव का मतलब आप बीमारी को सही कर रहे हैं। जी। पैलिएशन का मतलब होता है कि आपको बुखार आया, आपने पैरासिटामोल खाई, बुखार वक़्ती उतर गया जी। और आपको थोड़ा-सा मतलब सुकून मिल गया। बट वो बुखार किस चीज़ का है? टाइफाइड है, मलेरिया है या यूटीआई है या निमोनिया है, वो आपको देखना पड़ेगा और फिर उसकी जड़ में जाना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। तो पैलिएशन एक अलग चीज़ होती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द है किसी को, जी। तो आपने वक़्ती पेन किलर्स दे दिए, बट आपकी हड्डियाँ रगड़ रही हैं आपस में, आपके टेंडन्स ख़राब हो रहे हैं या फट गए हैं या टूट गए हैं, तो आपको उसकी जड़ में जाना पड़ेगा और उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। साथ में मतलब दवाई के साथ में उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपको इस तरह से पैर नहीं रखना है, आपको इस तरह का मूवमेंट अवॉइड करना है या पैर को सपोर्ट देना है। जी। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि होम्योपैथी स्लो है, जी। मगर ये कि आप ये समझना होगा लोगों को कि होम्योपैथी कहाँ पे काम कर रही है। होम्योपैथी जड़ पे काम कर रही है। किसी को एलर्जी है तो वो जड़ पे जाके काम कर रही है। वैसे आपको हमेशा जो है वो एलर्जी की दवाई लेनी पड़ेगी, बट अगर आप होम्योपैथी करते हैं तो 6 महीना, साल भर में एलर्जी ठीक हो सकती है। तो ये एक डिफ़रेंस है जो कि हम लोगों को आइडिया नहीं है और इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग होती है। ओके। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि होम्योपैथिक से इंसान जड़ की बीमारियों को ख़त्म करता है और एलोपैथिक यानी टेम्परेरी इंसान को ठीक कर देती है। तो अगर कोई ये दोनों दवाएँ साथ में करना चाहे, यानी होम्योपैथिक भी लेना चाहे, एलोपैथिक भी लेना चाहे, ताकि वो एक तरीके से जड़ से भी ख़त्म कर ले अपनी बीमारी को और नॉर्मली वो ठीक भी हो जाए, तो क्या दोनों दवाओं को वो साथ में ले सकता है? उसके कोई नुकसानात हैं या आसानी से वो यूज़ कर सकता है? हमारे नाज़रीन को बताएँ आप। बिल्कुल यूज़ हो सकती है जी। और मेरे तो जितने भी पेशेंट्स हैं चूँकि वो बहुत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, रीनल फेलियर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ में ले रहे होते हैं। क्यों? जी। क्योंकि वो पहले से 10 साल से कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है। तो हम उसको आज चेंज अगर कर देंगे या हम उसकी बंद करके अपनी दे देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर सकता है। सेम इज़ विद डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ जो है वो शुगर कंट्रोल है किसी की किसी चीज़ से, हम उसको जाके छेड़छाड़ करेंगे तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, ये है कि अब आज आपकी मान लीजिए कि आप गैस के लिए कोई दवाई खा रही हैं और कल आपकी गैस ठीक हो सकती है होम्योपैथी से, हो गई है, आपको नहीं है अब वो प्रॉब्लम, तो अब आप गैस की दवाई जो है वो बंद कर सकती हैं या उसको टेपर ऑफ करके धीमे-धीमे करके डोज़ कम करके हम उसको बंद कर सकते हैं। तो जी। इस तरह से होता है कि हम धीमे-धीमे करके जो एलोपैथिक दवाई की ज़रूरत नहीं है, उसको कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। बट साथ में लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होम्योपैथी जो है वो एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। जी। वो जैसे ही आप टंग पे डालते हैं वो वहीं से एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और वहीं से वो अपना काम शुरू कर देती है। एलोपैथिक में आपने देखा होगा कि एमजी में रहता है, मतलब उसका डोज़ जो रहता है जी। वो इस तरह से करके वेट के हिसाब से होता है। उसका बिल्कुल एक्शन जो है वो अलग है। दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में लेने से। जी। यानी हम दोनों दवाओं को साथ में हाँ यूज़ जी, कर हाँ सकते हैं, जी, ये आज बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को पता चल गया। हाँ जी। तो डॉक्टर साहिबा, क्या आपको तिब के अलावा भी, जैसे कि आप होम्योपैथिक माशाल्लाह आप इतने मरीज़ों को शिफ़ा देती हैं, तो इसके अलावा आपके कुछ समाजी काम भी हैं जो आप लोगों की खदमात को अंजाम देती हों? जी, थोड़ा बहुत हमारी एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, जिसके जी। थ्रू मैं थोड़ी बहुत कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और जी। उसमें सबसे बड़ा जो काम है, अभी हमने पिछले साल एक रथ यात्रा 21 दिन की निकाली थी और उसका काम यही था कि जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ उसमें
मुख्यमंत्री जी के जो सिक्योरिटी में जो लोग थे उनका ब्लड प्रेशर चेक किया। फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और किडनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो उसमें उन लोगों का जब ब्लड प्रेशर चेक किया तो 200/100 ब्लड प्रेशर, और इंसान को पता नहीं है, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है। इसी तरह से शुगर हमने चेक किया, रैंडम लोगों की बता रही हूँ, कि 400 है और एक भी सिम्टम नहीं है। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे किडनी के उसमें निकले कि उनकी किडनी 70-80% ख़राब हो चुकी है और एक भी सिम्टम नहीं है। तो ये हमारा जो है वो रेगुलर काम है। और इसके अलावा ये है कि हम पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और दवा इलाज से रिलेटेड जो भी लोगों का वो हो सकता है वो करते हैं। कोविड में हमने बहुत सारे लोगों की मदद करी थी, इन द सेंस कि प्रिवेंटिव भी देने में, और उसके अलावा जिन लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया। हमने उस वक्त एक फ्री हेल्पलाइन चलाई हुई थी कि जिससे कि उनको मतलब हमने दवाई बताई या दवाई कुरियर भी करी, और बहुत सारे लोगों की उसकी वजह से जान बची। माशाल्लाह, यानी आपने इतने खदमात के काम अंजाम हाँ, दिए। एक बात यहाँ पे जी। और कहूँगी कि अभी डेंगू बहुत ज़्यादा, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा जी, फैला जी। हुआ है, तो उसमें एक दवाई होम्योपैथी की होती है, हम वो बांट रहे हैं अपने आसपास, बट जो भी लोग इसको देखें वो यूज़ कर सकते हैं। यूपिटोरियम पर्फ 200 में एक दवाई है होम्योपैथी की, जी। जिसको कि ले लेने से, एक डोज हफ्ते में एक बार सिर्फ ले लेने से या तो चिकनगुनिया और डेंगू नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि ये आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि माशाल्लाह आपने बहुत सारी चीज़ों का इल्म हमें दिया, लेकिन मैं एक पर्सनली खुसूसी सवाल आपसे करना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ आप हिजाब में पूरी तरह से मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहिबा, क्या कभी भी आपकी फ़ील्ड में, डॉक्टरी पेशे में हिजाब कभी भी क्या रुकावट बना है या आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ है? ये हमारे प्लीज़ नाज़रीन को बताएँ। जब एक्चुअली मैंने हिजाब पहनना स्टार्ट किया था, जी। मेडिकल कॉलेज में मैं थी, सेकेंड ईयर था, तो उस वक्त कोई भी नहीं, मतलब मेरे आसपास की कोई लड़कियां नहीं पहनती थी, और इवन मेरी फैमिली को भी बड़ी हैरानी हुई थी कि ये एबनॉर्मैलिटी क्यों कर रही हैं, मतलब कॉन्वेंट में पढ़ करके मेडिकल कॉलेज जा कर के क्या ज़रूरत है हिजाब पहनने की। बट मुझे बस लगा कि हाँ ये करना है, तो मुझे करना था। तो शुरुआत में मेरे जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए भी बड़ा अजीब वो था। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने मेरे फादर से शिकायत भी करी कि इसको क्या पहनने की ज़रूरत है, क्लासरूम के अंदर बैठ के पहनने की क्या ज़रूरत है, और बाहर पहने किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कॉलेज के अंदर और क्लासरूम के अंदर क्या ज़रूरत है। बट मैंने कहा नहीं, मैं पहनूंगी तो मैं पहनूंगी। तो थोड़ा बहुत सब जगह प्रॉब्लम्स हुई, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी उन्होंने भी थोड़ा सा एतराज़ किया, बट ओवरऑल ठीक रहा। फिर उसके अलावा ये है कि अब तो बहुत सारी लड़कियां पहनने लग गई हैं, जी। तो अब उतना नॉर्मल नहीं दिखता है। बट जिस वक्त मैंने पहनना स्टार्ट किया था तो मैं मतलब बहुत ऑड वन आउट लगती थी भीड़ में। माशाल्लाह, लेकिन डॉक्टर साहिबा, जो आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और आप एक डॉक्टरी पेशा आपने इख्तियार किया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान हिजाब के साथ जाए, माशरे का सामना करे और किस तरह से भी उसको चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इसके बावजूद आपने अपने आप को बरकरार रखा कि नहीं, मैंने किया है तो मुझे करना है। तो इसी के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने इतने बेहतरीन अंदाज़ में हमारे नाज़रीन को इतने अहम नुक्तों से वाज़ेह करवाया कि हमें कौन-कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं, और हमें किस तरह से अपना डाइटिंग का एक जो प्रोसेस है उसको रखना है। इसी के साथ नाज़रीन, फिर इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप बने रहिए इस्लाह टीवी के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।